हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल कुशल मंगल है, सब ठीक है और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको फिर अकाउंट से कंटिन्यू करने वाला हूं। अकाउंट में क्या डिस्कस करेंगे हम, रेशियो। तो रेशियो को जो हम कंटिन्यू हमने जो स्टार्ट में सीखा, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो को हमने बेसिक जाना था। आज हम उसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बिहाफ पे आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, शेयर होल्डर फंड ₹2 लाख, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। बेटा क्या निकालना है आपको निकालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और बिल्कुल कमेंट करके बताया करो आपको दिखाई दे रहा है, कितना सॉल्व समझ में आ भी रहा है। कोई राइटिंग का इशू, कुछ भी इशू हो, कोई डाउट हो मन में, जरूर पूछ सकते हो आप। डेब्ट अपॉन में इक्विटी, डेब्ट अपॉन में इक्विटी, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, हाँ जी कि ना जी, यस। बेटा डेब्ट कितना है, ध्यान देना, डेब्ट पे अभी आपको नहीं पता चल रहा है। इक्विटी, शेयर होल्डर फंड इज कॉल्ड इक्विटी, कितना हो जाएगा 2 लाख, नीचे 2 लाख लिख देंगे। अब आपको मैंने बताया था वो हर क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मूले 10 याद करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक याद करना है आपको, वो छोटी सी बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसे, नंबर 3 करंट लायबिलिटी। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल लायबिलिटीज। और नीचे हम लिखते हैं नंबर 2 पे असेट्स। पहले में आता है बेटा नॉन करंट असेट्स, फील करो जो बैलेंस में सिखाया था। दूसरा करंट असेट्स। दोबारा देखो क्या लिखा है, शेयर होल्डर फंड, बिल्कुल नॉन करंट लायबिलिटी और ये करंट लायबिलिटी। असेट्स में बेटा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स जो लॉन्ग टर्म के असेट्स होते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स वो है जिनको हम कैश में बदलने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में बदल सकते हैं, कन्वर्ट इनटू कैश, इट इज कॉल्ड करंट असेट्स। अभी आपको इसका पार्ट की जरूरत नहीं है, असेट्स को तो देखो ही मत, लेकिन क्या पता आपको बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, इन दोनों को मिला दूं तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात मैं यहीं लिख रहा हूं और आपको ध्यान भी रहेगी। इन दोनों को मिला दूं तो बन जाता है 8 लाख, और इन दोनों की वैल्यू में दे रखी है 8 लाख और शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2 लाख। अब एक बात बताओ, इन दोनों का सम है 8 लाख, 8 लाख में 2 लाख ये है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दरकार 8 लाख, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, क्या बचेगा 6 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटी ही डेब्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, डेब्ट। 6 लाख, 5 0 से 5 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3:1। मतलब आपके पास अगर 1 रुपये की इक्विटी है तो 3 रुपये की क्या है, डेब्ट, कर्जा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये हमें क्या शो करता है, कितने इक्विटी के ऊपर कितना आपके पास कर्जा हुआ है, कर्जा है इस बिजनेस के ऊपर, कितनी लॉन्ग टर्म बोरिंग लायबिलिटीज है। तो किसी को डाउट तो फटाफट से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कुछ रफ नहीं किया है, जो भी बैलेंस शीट बनाई थी वो मैंने दोबारा लिखे रहने दिया, क्योंकि इसका यूज़ दोबारा होने वाला है। तो फील करना, मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और सिंपल वे करने का तरीका क्या है बेटा, बैलेंस शीट के थ्रू क्वेश्चन करो, एक भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक भी, कोई भी डाउट नहीं आएगा मन में। और फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी, इसे मैंने लिखे ही रहने दिया है। चलिए क्वेश्चन बढ़ दो। टोटल एसेट्स ₹2,60,000, टोटल डेब्ट 1,80,000, करंट लायबिलिटी 20,000 है, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। वही बात जानना चाह रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कितने इक्विटी पे कितना डेब्ट है आपके पास। चलिए चेक करते हैं, तो बैलेंस शीट के थ्रू वही एक ऑप्शन है हमारे पास। टोटल असेट्स बेटा कितने आपके पास, 2,60,000, भर दो वैल्यू यहां पर। टोटल डेब्ट 1,80,000, टोटल मतलब ये दोनों मिलाकर बेटा 1,80,000 है, हाँ जी कि ना जी, यस।
करंट लायबिलिटी 20,000, जब ये 20,000 है, 180 में से 20 गया, कितना बचेगा यहाँ पर आपको? 1,60,000, 1,60,000। चेक कर लो, क्या मैंने करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया? हाँ, नहीं, बिल्कुल बताया नहीं? बताया। क्यों? मुझे पता है कि अगर 1,80,000 टोटल डेप्ट है, इसमें से 20,000 करंट लायबिलिटी के हैं, तो 1,60,000 किस बात के होंगे? नॉन करंट लायबिलिटी के होंगे। तो कुछ भी फॉर्मूला लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बैलेंस शीट के थ्रू क्वेश्चन करना है। अब एक बात फील करो, 2,80,000 यहाँ पर है, बिल्कुल, और तो 2,60,000 यहाँ है, तो बेटा 2,60,000 यहाँ भी आएगा, इक्वल होगा टोटल। तो लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल इक्वल होता है। अब 2,60 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 2,60 में से 1,60 गया, बचा 1,00,000, 1,00,000 में से 20 गया तो 80,000। तो ये जो दिख रहा है शेयर होल्डर फंड, इट इज कॉल्ड 80,000। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? हाँ बेटा, क्या आएगा? 1,60,000 डेब्ट ऊपर और इक्विटी कितनी है? 80,000। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपने ये लॉजिक सीख लिया ना, जिंदगी भर गलती नहीं करोगे। ये आपको आगे भी काम आने वाला है। इन 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2:1। बहुत इजी है। 1 रुपये के डेप्ट पे 2 रुपये की क्या बेटा? 1 रुपये की इक्विटी पे, सॉरी, 1 रुपये की इक्विटी पे 2 रुपये का डेप्ट, 2:1 का रेशियो बन गया। इसे कॉपी करो। बुक में क्या लिखा है? कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। वही बात जो अभी तक हमने अभी जाना है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, वही क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बढ़ो बेटा। 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच, 10,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, 1,00,000 रुपये। 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, 50,000। जनरल रिजर्व 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 20,000, 10% डिवेंचर 75,000 और करंट लायबिलिटीज 50,000। कई सारे आइटम्स गिवन है और क्या निकालने के लिए कह रहे हैं? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट अपॉन में इक्विटी। अब देखो डेप्ट क्या है, ये जो 10% डिवेंचर्स दिखाई दे रहा है यही होता है डेप्ट, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है ये? नॉन करंट लायबिलिटी 75,000। अब क्वेश्चन पूछोगे आप कि सर इक्विटी में क्या लिखे? बहुत सारा आइटम है, तो बेटा फील करना, शेयर होल्डर फंड का क्या क्या पार्ट होता है? इक्विटी भी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और क्या होता है बेटा? शेयर कैपिटल भी होता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है। इसके 2 टाइप्स, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फील करना क्या कर रहा हूँ? रिजर्व एंड सरप्लस। चेक कर लो, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो इन चारों आइटमों को ऐड करो, 1.5 लाख, 1,90,000, 1,95,000 और 2,15,000, 5, 5, 4, 9, 2, 11 की 1 हासिल किया, 1 और 1 2, 3 जीरो, 3 जीरो पहले कैंसिल करो, 5 से काटेंगे 15, 5 चौक 20, 5 दिया 15। अब तो कट नहीं सकता, पॉइंट, 0 पॉइंट लगा के देखेंगे, डिवाइड करेंगे इसे, 15 को डिवाइड करेंगे 43 से, लगेगी 0, 43 3 पे जाएगा, 3 दिया 9, 3 चौक 12, ये बचेगा 21, 21 पे फिर लगी 0, 21 पे 0 फिर करो, 43 × 5 पे देखो, 5 चौक 20 और 1 21, अप्रोक्स 43.5 के आसपास, 43.5 पे जा सकता है, तो 0.35:1। तो किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई शंका मन में, कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछना चाहता हो, बिल्कुल यहाँ बैठे हुए देख लो। तो कोई भी डाउट हो जो बच्चा वीडियो में देख रहा है वो जरूर कमेंट करे, बताएं मुझे क्या डाउट है, क्या समस्या है। बेटा कॉपी करो इसे। तो 4th पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मान लो इस चैप्टर की जान मानी जाती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और बच्चे अक्सर इन क्वेश्चन में ही गलती करके आते हैं एग्जाम में। क्या करके आते हैं? वो ऐसे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करते हैं कि सर 2 लाइन याद कर ली, 3 लाइन याद कर ली, 4 लाइन याद कर ली तो काम चल जाएगा।
बेटा आपको याद करने से काम चल तो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ तो फिर काम नहीं चलने वाला है। तो इसे फील करो, बिल्कुल गहराई के साथ समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। चेक करते हैं क्या लिखा है। व्हेन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दे रखी है 2। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सेल ऑफ लैंड फॉर ₹5 लाख। हमने जमीन बेच दी है 5 लाख की, सेल ऑफ लैंड ₹5 लाख, लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू है 4 लाख है। 4 लाख का लैंड 5 लाख का 5 लाख का बेच दिया। क्या किया बेटा, 4 लाख का लैंड 5 लाख का बेच दिया है। तो आपने जो जमीन बेची है कितने का प्रॉफिट कमाया आपने इस पे, ₹1 लाख। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल इजी है। इस जमीन की बुक वैल्यू 4 थी और 5 बेच दिया। केवल अभी आपने इतना ही समझा है कि भैया जमीन कितने की थी और कितने का बेच दिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अब बेटा रेशियो क्या दे रखी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1। चेक करो, डेब्ट अपॉन में इक्विटी, इसे 2:1। देयरफॉर बेटा डेब्ट को क्या मान लेंगे, लेट डेब्ट को मान लो 2 लाख और इक्विटी को मान लो 1 लाख। क्या फर्क पड़ जाएगा ये बताइए? अगर 2 लाख और 1 लाख है तब भी तो रेशो 2:1 ही आएगा। हाँ जी, यस या नो? और अगर बेटा इसे आप 4 लाख 2 लाख भी मान सकते हो, मतलब इस तरीके से मानना है ताकि रेशो 2:1 आ जाए। ये 4 लाख, ये 2 लाख, ये 6 लाख, ये 3 लाख, ये 8 लाख और ये 4 लाख। आप इस तरह से ही मान सकते हो, ऐसा नहीं कि भैया यहाँ 2 लाख कर दिया, यहाँ 1.5 लाख कर दिया, वो नहीं। आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा ताकि रेशो 2:1 की रेशो ही बनी रहे। तो डेब्ट 2 लाख, इक्विटी 1 लाख। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब एक बात बताओ, जो आपने प्रॉफिट कमाया है ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड का। तो अगर आपकी जो इक्विटी नीचे 1 लाख की थी उसमें सीधे सीधे 1 लाख की बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, इंक्रीमेंट होगा। क्यों? 1 लाख की इक्विटी थी और 1 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस जो होगा बेटा वो किसका पार्ट होगा? शेयर होल्डर फंड का। कोई डाउट यहाँ तक? तो सीधे सीधे 1 लाख इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब आप एक बात बताओ, लैंड गया, कैश आया, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। चेक कर लो, क्या नॉन करंट लायबिलिटी को इफेक्ट पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा। क्यों? एक असेट्स गया और दूसरा असेट्स आया। नॉन करंट असेट्स गया और कैश आया। ध्यान दो, सेल ऑफ लैंड, नॉन करंट असेट्स जा रहा है और कैश आ रहा है, करंट असेट्स आ रहा है। तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ी नहीं, जो भी इफेक्ट पड़ा यहाँ पड़ रहा है। और मुझे अभी असेट्स की बात नहीं करनी है। तो आपके जो 2 लाख के डेब्ट थे वो 2 लाख के ही रहने वाले हैं, उसके पीछे कोई 3-5 नहीं करना आपको। तो बेटा 2 लाख ऊपर रहेगा, 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख नीचे रहेगा, कट जाएगा 1:1। अब आप चेक करो, फील करो, पहले क्या रेशो थी? 2:1, अब 1:1 है। क्या बोलेंगे इसको हम? डिक्रीज। आपको कोई रट्टा नहीं मारना, कोई कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं, कुछ सिर्फ आपको लेट कर लेना है पहले ही। जो भी रेशो गिवन होगी उसको लेट करने के बाद उसका इफेक्ट देखना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। फिर से नॉर्मली जो आप करते हो डिवाइड करते हो, तो फटाफट आप इसे, कोई दिक्कत किसी को? तो आंसर क्या बेटा? 1:1। और रेशो क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि पहले 2:1 थी और अब 1:1 आ गई है। इसे फटाफट कॉपी करो। पार्ट पर ध्यान दो, क्या लिखा है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। फील करना, कहना क्या चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है आपने प्लांट और मशीनरी खरीदा और कैश नहीं दिया है, कैश देने की बात करी ही नहीं। क्या किया है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया। क्या बोला? ले भाई 10 लाख के इक्विटी शेयर्स ले जा, और तुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलता रहेगा। कॉमन सी बात है। अगर मेरे पास मान लो मैंने मशीन खरीदी, मशीन खरीदने मैंने क्या दिया? पैसा दे दिया, कैश दिया, मशीन खरीदी। ये तो हम नॉर्मल सीखते हैं, कोई पैसा दिया कुछ खरीद लिया, पैसा दिया चेयर खरीद ली। लेकिन कंपनी क्या कर रही है बेटा? वाली क्या कर रही है? प्लांट मशीन खरीद तो रही है,
लेकिन पैसा नहीं दे रही है, शेयर्स दे रही है, ले भैया तू शेयर ले जा 10 लाख के, ठीक है। अदर देन कैश की बात हो रही है यहाँ पर। एक बात बताओ, डेप्ट तो पूरे 2 लाख का ही रहने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी बताओ प्लांट मशीनरी 10 लाख का आएगा, सीधे सीधे किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है इसका, नॉन करंट असेट पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब असेट्स वाले पार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा प्लांट मशीन आने का। और बदले में क्या दे रहे हैं मुझे, हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स देने से जो आपके इक्विटी शेयर पहले थे अब बढ़ जाएंगे, कॉमन सी बात है। पहले मान लो शेयर इक्विटी शेयर्स कितने के थे, इक्विटी 1 लाख की इक्विटी शेयर इक्विटी थे, अब 10 लाख और ऐड कर दो, तो 1 लाख प्लस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख के शेयर्स और इशू कर दिए हमने। 2 लाख डिवाइड बाय 11 लाख, ये भी अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2/11, 0.18:1। तो पहले 2:1 थी और अब क्या है 0.81:1, देयरफॉर क्या आंसर आएगा इसका, डिक्रीज। तो कोई डाउट किसी को भी, इसे कॉपी करो। आपने गुड्स खरीदी है वो भी उधार पर, गुड्स आएगा, गुड्स क्या है आपका, स्टॉक, स्टॉक आएगा तो करंट असेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सीधा सीधा बढ़ जाएगा। और क्रेडिट पे खरीदी उधार पे, इससे क्या इंक्रीज होने वाला, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने वाला है आपका। तो यहाँ पर जो भी इफेक्ट पड़ने वाला है करंट असेट्स पे पड़ेगा, करंट लायबिलिटी पे पड़ेगा, क्योंकि गुड्स आया और लायबिलिटी बढ़ी, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। देयरफॉर आपके डेप्ट जो थे वो 2 लाख के रहने वाले हैं और इक्विटी भी 1 लाख के रहने वाले, इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आंसर आएगा इसका, नो चेंज, क्योंकि इस लाइन का जो मतलब ही ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट्स का इफेक्ट किस पर पड़ने वाला है, मैं यहाँ लिख दूँ इफेक्ट 2 बातों पे, करंट असेट्स पे भी और करंट लायबिलिटी पे भी। और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे क्या चाहिए था, मुझे नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड की बात करनी है। देयरफॉर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फटाफट से कॉपी करो।